सो बेसिकली हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को दो टर्म में डिफाइन कर रहे थे। पहला था रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे एक कंपोनेंट का रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इंटू DNA चेंज इन द मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए ओवर टाइम dt। अब और दूसरा टर्म था, यहाँ पे हम मोल के टर्म्स में डिफाइन कर रहे थे रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा हमने देखा कि अगर कंसंट्रेशन के टर्म में डिफाइन करेंगे तो क्या आएगा, तो -RA रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, माइनस साइन शो कर रहा है कि कंपोनेंट डिसअपियर हो रहा है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ DCA ओवर DT, जहाँ पे CA जो है वो कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन किस में, एक रिएक्शन मिक्सचर जो है उसमें कंसंट्रेशन है कंपोनेंट A की। अब हम लोग ये दो टर्म में क्यों लिख रहे हैं, कभी कंसंट्रेशन के टर्म में कभी मोल के टर्म में, तो बेसिकली जो भी वेरिएबल, जो भी पैरामीटर हम लोग को मेज़र करने में इजी होगा वही वाला पैरामीटर हम लोग यूज़ करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए। अब एक सोल्यूशन है, रिएक्शन हो रही है, कंटिन्यूसली उसमें फीड आ रहा है और प्रोडक्ट निकल रहा है, जैसे कंटिन्यूस सिस्टम है, कंटिन्यूस रिएक्टर्स हैं, तो उसमें जब हम लोग सैंपल लेंगे तो उसमें हम लोग के लिए कंसंट्रेशन मेज़र करना ज़्यादा इजी होगा। इसलिए हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को, कि किस स्पीड से रिएक्शन हो रही है, उसको कंसंट्रेशन के टर्म में भी लिखते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि यूनिट क्या होती है। तो DNA चेंज इन मोल्स है, तो चेंज इन मोल्स, तो उसकी यूनिट क्या होगी, मोल्स होगी, मोल है, अपॉन DT क्या है, टाइम है, टाइम की यूनिट जो हम लोग सेकेंड में मेज़र करते हैं। और वॉल्यूम है, वॉल्यूम आप या तो लीटर में मेज़र कर सकते हैं जब आपका गैसेस लिक्विड सिस्टम है, जब लिक्विड का मिक्सचर है तो आप लीटर में मेज़र कर सकते हो, या दूसरा ऑप्शन आप ये है कि मीटर क्यूब में भी मेज़र कर सकते हो। तो दूसरी यूनिट आपकी हो जाएगी, पहली यूनिट मोल पर लीटर इंटू सेकेंड है, दूसरी यूनिट अगर लिखना चाहें तो मोल लिख सकते हैं। DNA क्या है, चेंज इन मोल है, तो उसकी यूनिट ऊपर जो है मोल आएगी। नीचे टाइम क्या है, टाइम हम लोग सेकेंड में मेज़र करेंगे, तो सेकेंड इंटू वॉल्यूम, आयतन, जो आयतन है, आयतन को हम लोग मीटर क्यूब में भी मेज़र कर सकते हैं, चाहे आप हम लोग लीटर में मेज़र करें चाहे मीटर क्यूब में मेज़र करें। तो जो रेट की यूनिट्स होंगी वो होंगी मोल पर लीटर इंटू सेकेंड या मोल पर मीटर क्यूब इंटू सेकेंड, ये यूनिट हुई। यहाँ से देखते हैं कि यूनिट, क्योंकि रेट है उसी एक्सप्रेशन का, तो यूनिट इसकी भी सेम होनी चाहिए। तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल्स पर लीटर होती है या मोल्स पर मीटर क्यूब, तो इसकी यूनिट हम लोग, कंसंट्रेशन को हम लोग मोल्स पर मीटर क्यूब लिख सकते हैं, डिवाइड बाय टाइम है सेकेंड, तो इसकी यूनिट हो जाएंगी मोल्स पर मीटर क्यूब पर सेकेंड। कंसंट्रेशन को हम लोग मोल पर लीटर में भी मेज़र कर सकते हैं, तो दूसरी यूनिट अगर हम लोग लिखना चाहें तो मोल कंसंट्रेशन आपका जो है चेंज इन कंसंट्रेशन मोल पर लीटर डिवाइड बाय सेकेंड, तो ये हो जाएगी मोल्स पर लीटर इंटू सेकेंड। तो हम लोग की जो यूनिट्स आई रेट की वो है मोल्स पर मीटर क्यूब इंटू सेकेंड, डिवाइड में है या मोल्स पर लीटर इंटू सेकेंड, दो में से कोई भी यूनिट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि हमारे क्वेश्चंस में कैसी यूनिट दी हुई है, कैसी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अगर वॉल्यूम आपको दे रखा है मीटर क्यूब में तो हम लोग मीटर क्यूब यूज़ कर सकते हैं, अगर वॉल्यूम लीटर में दे रखा है और हमसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है तो हम लोग वॉल्यूम को लीटर में यूज़ कर सकते हैं। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या हम लोग हमेशा जो है रेट एक्सप्रेशन को वॉल्यूम के ही टर्म में, वॉल्यूम के ही बेसिस पे डिफ़ाइन करेंगे, क्या किसी और भी कोई और भी ऐसा पैरामीटर है जिसकी बेसिस पे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो हमेशा जो है हम लोग के लिए आयतन जो है मेज़र करना मुश्किल होगा, कुछ ऐसी कंडीशंस होंगे जैसे सॉलिड फ्लूइड रिएक्शंस हैं या सॉलिड गैस रिएक्शन है, तो उसमें वॉल्यूम क्योंकि वेरी कर रहा होगा तो वॉल्यूम मेज़र करना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो हम लोग ऐसी कंडीशंस में दूसरे पैरामीटर के बेसिस पे ही हम लोग मेज़र करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तो जैसे सबसे पहला, जैसे अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे
सबसे पहला जो है रेट ऑफ रिएक्शन मेज़र करने का कि वो था किसके बेसिस पे, वॉल्यूम के बेसिस पे। तो वॉल्यूम के बेसिस पे हम लोग अच्छे से जानते हैं कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे हम लोग। तो जैसे रेट लिखना है तो माइनस, क्योंकि हम लोग एक आई मान लेते हैं कि आई कोई कंपोनेंट है, उसके लिए हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं। तो माइनस आर आई, कंपोनेंट आई है, रिएक्टेंट है, इसलिए आई का टर्म लिख रहे हैं। और रेट ऑफ रिएक्शन हम जानते हैं आर से रिप्रेजेंट करते हैं। माइनस साइन शो कर रहा है कि वो डिसअपियर हो रहा है। तो क्या लिखते हैं हम लोग, मोल्स ऑफ आई कन्वर्टेड, मोल्स ऑफ आई कन्वर्टेड। अब क्योंकि हम लोग वॉल्यूम के बेसिस पे लिख रहे हैं तो यहाँ पे नीचे आएगा वॉल्यूम इनटू क्या, टाइम। अगर इसको हम लोग सिंबॉलिक टर्म में लिखें तो क्या लिखते हैं, मोल्स ऑफ आई कन्वर्टेड क्या होगा, DNI विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के उस पर्टिकुलर टाइम में, तो DT हो गया। अब वॉल्यूम के बेसिस पे है तो 1/V कर देते हैं। और क्योंकि ये हम लोग रिएक्टेंट के लिख रहे हैं तो DNI चेंज नेगेटिव में आएगा, तो पॉजिटिव क्वांटिटी क्योंकि रेट है तो इसलिए हम लोग माइनस साइन पहले लगा देंगे। और इसको पहली रेट ऑफ रिएक्शन पहले टर्म में लिख रहे हैं तो R1 बोल दीजिए या R' बोल दीजिए। अब ये तो हम लोग तब लिखेंगे जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन वॉल्यूम को मेज़र करना हमारे लिए आसान होगा रिएक्शन मिक्सचर का। अब कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी जिसमें हम लोग के पास वॉल्यूम मेज़र करना आसान नहीं होगा, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या हो सकता है कि कैटलिस्ट, अगर सॉलिड फ्लूइड रिएक्शन है जिसमें कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं या कोई ऐसा पार्टिकल है, सॉलिड पार्टिकल जो एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है, तो हम लोग कैटलिस्ट, क्योंकि हम लोग कैटलिस्ट रिएक्टर में डालते हैं तो कैटलिस्ट का वेट हम लोग को मालूम होता है, तो वो फिर हम लोग कैटलिस्ट के वेट के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं, वो आसान होगा। तो किसके लिए लिख रहे हैं, ith कंपोनेंट के लिए RI लिख देंगे। अब यहाँ पे क्योंकि वॉल्यूम के टर्म में लिख रहे हैं तो रिएक्शन का रेट कुछ आया था, अब इसके टर्म में लिख रहे हैं किसके, वेट के टर्म में, तो रेट रिएक्शन दूसरा आएगा, तो इसलिए डबल डैश लगा दिया। बराबर क्या होगा उस केस में भी रिएक्शन क्या होगी, मोल्स ऑफ आई कन्वर्टेड होंगे डिवाइडेड बाय, क्योंकि हम इस वक्त किसके बेसिस पे लिख रहे हैं तो वेट ऑफ द सॉलिड कैटलिस्ट, तो वेट लिख देंगे यहाँ पे, वेट ऑफ कैटलिस्ट, वेट इनटू, वेट किसका है, कैटलिस्ट का है, तो वेट सी शॉर्ट में लगा दे रहे हैं, वेट ऑफ कैटलिस्ट इनटू टाइम। अगर इसको अब लिखें कि हम लोग सिंबॉलिक टर्म में, तो क्योंकि रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हैं तो माइनस लगा देंगे। DN मोल्स कन्वर्टेड कितना होगा, DNI/dt, ये हो गया मोल्स कन्वर्टेड। और वेट के बेसिस पे लिख रहे हैं तो 1/, वेट को हम लोग W से अगर रिप्रेजेंट कर दें तो 1/W हो जाएगा। अब तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि कैटलिस्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं या सॉलिड पार्टिकल्स जो यूज़ करते हैं उनके सरफेस एरिया के बेसिस पे। अब सरफेस एरिया हम लोग जानते हैं कि जैसे कैटलिस्ट है तो वो जो है पोरस भी होता है, उसके अंदर पोर्स मतलब छेद होते हैं, क्योंकि सरफेस, हमारा पर्पस क्या होता है कि रिएक्शन का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। तो इसलिए सरफेस एरिया हम लोग लेंगे तो पूरा इंटरनल और एक्सटर्नल आ जाएगा सरफेस एरिया, तो हम लोग कैटलिस्ट के सरफेस एरिया के बेसिस पे डिफ़ाइन करेंगे। तो क्योंकि ith कंपोनेंट के लिए लिख रहे हैं तो -RI लिख देंगे, क्योंकि अब कैटलिस्ट के सरफेस के टर्म में डिफ़ाइन कर रहे हैं तो अब रेट ऑफ रिएक्शन अलग आएगा, तो R3 बोल दें, R3 डैश, माइनस साइन लगाए हैं, डिसअपीयरेंस है, ith कंपोनेंट के लिए है तो इसलिए -RI। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, क्योंकि मोल्स कन्वर्ट हो रहे हैं इस केस में भी, मोल्स ऑफ आई कन्वर्टेड डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे हम लोग क्या है, सरफेस एरिया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के बेसिस पे हम लोग निकाल रहे हैं तो सरफेस एरिया इनटू क्या, टाइम। तो इसको अगर सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग सिंबल्स में लिखें तो क्या हो जाएगा, माइनस लगा देंगे क्योंकि ये रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हैं, ith कंपोनेंट के लिए तो चेंज इन मोल इसका DNI होगा, ओवर द टाइम हम लोग देख रहे हैं तो DT होगा। अब सरफेस एरिया है तो सरफेस एरिया को हम लोग अगर शॉर्ट फॉर्म में S से रिप्रेजेंट करें तो S आपका हो जाएगा सरफेस एरिया। और हम लोग किस में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जब और
आए तो हम लोग जो वॉल्यूम है सॉलिड पार्टिकल का, उसका हम लोग वॉल्यूम अगर रेगुलर साइज़ है पार्टिकल की, मान लीजिए कैटलिस्ट जो फॉर्म होते हैं इंडस्ट्रीज़ में होते हैं, तो उनका शेप जो होता है वो साइज़ सेम ही रहता है सारे पार्टिकल्स का, वेरी नहीं करता कि किसी का सिलेंड्रिकल है शेप तो किसी का जो है स्फेरिकल है। तो वॉल्यूम, इसलिए हम एक स्फीयर का एक पार्टिकल का वॉल्यूम मेज़र कर लेंगे, तो उससे जो है ना हम टोटल कितना आप कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं, कितने सॉलिड पार्टिकल्स हैं, तो उसको हम लोग टोटल मेज़र कर लेंगे। तो वहाँ से भी हम लोग रेट डिफाइन कर सकते हैं। तो R लिख देंगे, ith कंपोनेंट के लिए लिख रहे हैं तो I, यहाँ पे 4 कह दीजिए क्योंकि इसका भी रेट ऑफ रिएक्शन अलग होगा पिछले वाले से। इज इक्वल टू क्या है आपका, मोल्स ऑफ I कन्वर्टेड, मोल्स ऑफ I कन्वर्टेड। अब किसके बेसिस पे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल के, तो हम लोग इसको डिफाइन यहाँ पे लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल, जो सॉलिड पार्टिकल है आपका, वो इनटू क्या, टाइम। पहले वाले एक्सप्रेशन देखिए हम लोगों ने वहाँ पे डिफाइन किया था वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर का, अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, दोनों अलग चीज़ें हैं, तो इसलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना है। और सिंबॉलिक टर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इसको, तो कैसे लिखेंगे, माइनस लगा देंगे क्योंकि ये रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसलिए चेंज इन द मोल्स नेगेटिव आएगा, dNi/dt। ये चेंज इन मोल्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है कि टाइम के हिसाब से कितना मोल्स कन्वर्ट होगा, उसका कितना रिएक्ट कर गया। अब वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल है तो 1 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, V लिखेंगे वॉल्यूम को, P लिख दे रहे हैं पार्टिकल को शो करने के लिए, तो ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। और एक कंडीशन, इस तरह आप बहुत सारी कंडीशंस हैं, आप बहुत सारे तरीक़ों से आप रेट ऑफ एक्सप्रेशन जो है आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हो। एक और तरीका हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमें रिएक्टर, क्योंकि रिएक्टर में रिएक्शन हो रही है, तो कभी कभी हम लोग रिएक्टर का वॉल्यूम, बेस्ड ऑन द रिएक्टर वॉल्यूम हमें मालूम होता है, तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्टर का जो वॉल्यूम है उसके बेसिस पे लिख लेते हैं। तो R ith कंपोनेंट के लिए लिख दे रहे हैं, I माइनस साइन लगाए क्योंकि हम लोग रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हैं, मान लीजिए 5th इसको बोल दीजिए। इसमें भी क्या होगा, मोल्स ऑफ, जिस भी कंपोनेंट के लिख रहे हैं, मोल्स ऑफ I कन्वर्टेड डिवाइडेड बाय, किसके बेसिस पे लिख रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर, तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर इनटू टाइम, कितना टाइम लग रहा है वो कन्वर्जन होने में। फिर इसको हम लोग अगर सिंबल्स के फॉर्म में लिखें तो 1 डिवाइडेड बाई, किसके टर्म में लिख रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर, तो VR हम लोग बोल देंगे, वॉल्यूम, V से वॉल्यूम हुआ, R से रिएक्टर, बाकी क्या चीज़ें हैं ये सब में कॉमन है, चेंज इन मोल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये इस वॉल्यूम के रिएक्टर के बेसिस पे हमने लिख दिया। अब देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है, -RI इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई V, -1 डिवाइड बाई dNi/dt। तो हम लोग फर्स्ट एक्सप्रेशन को जैसे यूज़ करके सिर्फ dNi/dt निकालें तो क्या आएगा, dNi/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका V इधर जाएगा, माइनस dNi/dt अगर आप लिखें तो V आपको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -RI डैश इंटू V। दूसरे के लिए जब हम कैटलिस्ट के बेसिस पे लिख रहे हैं, उस केसेस में भी dNi/dt को, -dNi/dt को एक तरफ लिखेंगे तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, -dNi/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वेट को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -RI डबल डैश इंटू वेट। तीसरे सिमिलरली जो है ना, इसी तरह अगर हम इसके लिए लिखेंगे बेस्ड ऑन द सरफेस एरिया, तो उसके लिए भी हम लोग लिख सकते हैं dNi/dt इज इक्वल टू -RI ट्रिपल डैश इंटू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। तो अब क्योंकि चेंज इन द मोल विद रिस्पेक्ट टू टाइम सारे रिएक्शंस के लिए हम लोग सेम निकाल रहे हैं, तो इसको एक रिलेशन हो जाएगा। एक्चुअली एक रिलेशन का मतलब ये हुआ कि जितने भी आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं उनको आप कन्वर्ट कर पाओ, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओ। तो रिलेशन क्या बन रहा है, -RI डैश इंटू V शुड बी इक्वल टू
आर आई डबल डैश इंटू क्या W इज इक्वल टू क्या हो रहा है माइनस आर आई ट्रिपल डैश इंटू S इज इक्वल टू किसके हो रहा है, नीचे लिख दे रहे हैं, इज इक्वल टू है आपका माइनस आर आई ट्रिपल डैश के लिए हमने S यूज़, यहाँ पे ट्रिपल डैश के लिए हमने S यूज़ किया है, और डबल डैश के लिए वेट, ठीक है, 4 डैश के लिए हमने वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, तो माइनस आर आई इंटू वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू कितना है माइनस आर आई, ये 4 डैश था, ये 5th डैश है आपका, तो 5th आर आई 5 इंटू यहाँ पे क्या होगा आपका वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर। तो ये सारी चीज़ें बराबर हैं क्योंकि सबको DNI चेंज इन मोल विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमने लिखा है, तो ये आ रही, तो ये सारी एक्सप्रेशन बराबर है। माइनस आर आई डैश जो हम निकालेंगे इंटू वॉल्यूम से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो बराबर हो जाएगा जो दूसरे रेट ऑफ रिएक्शन हमने निकाली है उसमें वेट ऑफ द कैटलिस्ट निकालने से। तो इसको पढ़ने का ये हम लोग का आशय है कि हम लोग जितनी भी रेट ऑफ रिएक्शंस लिख रहे हैं उसको हम लोग एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएँ, ये हमारा पर्पज़ है। तो बेसिकली आज हमने देखा था सबसे पहले कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, उसके बाद हमने देखा कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है। केमिकल काइनेटिक्स है स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, और इम्पैक्ट कौन कौन से करते हैं, इफ़ेक्ट कौन कौन से करते हैं, पैरामीटर। तो बेसिकली 3 पैरामीटर्स थे, टेम्परेचर था, प्रेशर था और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट थे। उसके बाद हमने पढ़ा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, फिर रेट ऑफ रिएक्शन को है डिफरेंट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नई टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर